हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। तो इसके पहले हम दो लेक्चर्स के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि परगेटिव्स क्या होते हैं, लेक्सेटिव्स क्या होते हैं, और जो सेकेंड लेक्चर था उसके अंदर हम अल्सर के बारे में पढ़ रहे थे। तो पेप्टिक अल्सर जो है, या तो अगर हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर है या फिर ड्यूरोनल अल्सर है, तो द थिंग इज कि जो अल्सर है वो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास ज़्यादा प्रेवेलेंट है, और उनकी जो ट्रीटमेंट है हमने उसके बारे में कुछ हद तक डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के बारे में, तो सबसे पहले हमने डिस्कस पेप्टिक अल्सर होता क्या, पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले। तो पेप्टिक अल्सर हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो HCl की सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो गई है, और उसकी वजह से हमारे पास जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग है उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, इरिटेशन होती है जब हमारे पास जो एसिड है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को टच करता है या फिर स्टमक की लाइनिंग को टच करता है। तो फॉर द ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, एक्सेसिव एसिड है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करवा सकते हैं, एंड फॉर दैट वी कैन यूज एंटासिड्स। अभी उसके अलावा व्हाट वी कैन डू, हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड की जो हमारे पास सिक्रीशन हो रही है, हम कैसे ना कैसे करके उसको रिड्यूस करवा सकते हैं। तो जो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड है उसकी सिक्रीशन कैसे रिड्यूस करवा सकते हैं, या तो हम जो हमारे जो एसिड है जिन सेल्स, जो पेरिएटल सेल्स होते हैं वहां से रिलीज होता है, तो व्हाट वी कैन डू इज हम H2 एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं। उसके अलावा हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो हमारे पास रेस्ट और डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो हमारे पास डाइजेशन की जो हमारे पास सारी की सारी सीक्वेंसेस हैं वो नहीं होंगे। अब उसके अलावा हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, उसके अलावा हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, और उसके अलावा हमारे पास एंटी गैस्ट्रिन है। सो अब अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास और क्या क्या होता है। एक तो तरीका था कि एक्सेस एसिड आ रहा था, हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया एंटासिड्स का यूज करके। अब व्हाट एल्स वी कैन डू, हम गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को रिड्यूस करवा सकते हैं। अब थर्ड क्या हमारे पास रेजोल्यूशन बचता है टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव्स यूज कर सकते हैं यानी कि हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव्स हैं, यानी कि हमारी जो म्यूकोजल लाइनिंग है स्टमक के ऊपर वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है एसिड का एक्शन स्टमक के ऊपर। कैसे होता है हमारे पास, अब जनरली हमारा जो ये स्टमक है कुछ इस शेप का होता है। इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास एक म्यूकोजल लाइनिंग होती है। अब जब हमारे पास एसिड आता है, नॉर्मली सिक्रीट होता है, तो जो ये एसिड है फूड के ऊपर जब ये एक्ट करता है तो म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है वो हमारे पास एसिड का कांटेक्ट स्टमक की लाइनिंग के साथ नहीं आने देती। तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, अगर म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर हमारे पास डिस्टर्बेंसेस हैं तो व्हाट वी कैन डू इज हम बाहर से प्रोटेक्टिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और उन प्रोटेक्टिव्स के अंदर हमारे पास क्या है, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव्स हैं, और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव्स के अंदर हमारे पास एजेंट कौन सा आता है, एजेंट आता है हमारे पास कार्बन ऑक्सोलोन या फिर कार्बन ऑक्सोलोन सोडियम हमारे पास अवेलेबल है। अब कार्बन ऑक्सोलोन सोडियम जो है ये क्या होता है, ये हमारे पास एक ट्राइटर्पेनॉइड है, जो कि हमारे पास जो लिक्रिस की रूट होती है, जो मुलट्ठी की रूट होती है, वहां से हमारे पास हमें मिलता है। कहता क्या है हमारे पास, जो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव्स है या फिर हमारे पास जो कार्बन ऑक्सोलोन है, कार्बन ऑक्सोलोन सोडियम, ये क्या करता है हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकस जो है उसकी सिक्रीशन को या उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देता है, और जो कि क्या करता है हमारे पास प्रोटेक्टिव एक्शन या फिर कोटिंग एक्शन जो है वो करता है। अब जो हमारे पास ड्यूरोनल अल्सर्स जो है उनके केस में हमारे पास म्यूकोजल प्रोटेक्टिव्स जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जो म्यूकस है उसकी सिक्रीशन हमारे पास सिर्फ स्टमक लाइनिंग में होती है। और उसके अलावा हमारे पास अब साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं
कि ये जो हमारे पास म्यूकोजल प्रोटेक्टर्स हैं, जब म्यूकोस की सिक्रीशन करवा देंगे तो हमारे पास सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एडेमा हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है और डिप्लीशन हो जाती है पोटेशियम आयंस की। जनरली हम कार्बोनॉक्सिलॉन सोडियम का 100 to 300 mg डोज यूज करते हैं आफ्टर मील्स फॉर 4 to 6 वीक्स, और उसके साथ हमारे पास जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं या फिर जो ईसोफेजियल हमारे पास इन्फ्लेमेशन है वो हमारे पास ट्रीट हो जाती है। अब उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है अल्सर प्रोटेक्टर्स। अल्सर प्रोटेक्टर्स और उसके अंदर हमारे पास एजेंट्स कौन से सक्रेलफेट है और कोलॉइडल बिस्मथ सॉल्ट्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सक्रेलफेट की। तो सक्रेलफेट जो होता है ये हमारे पास एक कोलॉइडल एल्यूमिनियम का सॉल्ट होता है। सो बेसिकली सुक्रोज का सल्फेटेड सुक्रोज जो होती है हमारे पास, सुक्रोज एक शुगर है, उसको अगर सल्फेटेड फॉर्म लेंगे और उसके आगे हमारे पास एल्यूमिनियम के साथ सॉल्ट बना देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सक्रेलफेट। तो ये जो सक्रेलफेट होता है ये हमारे पास एक विस्कस थिक स्टिकी जेल होता है। तो ये क्या करता है हमारे पास एज अ बैरियर एक्ट करता है, एक एसिड रेजिस्टेंट बैरियर एक्ट करता है बिटवीन द एसिड एंड द स्टमक लाइनिंग। जैसे हमारे पास अभी हमारा जो ये कार्बोनॉक्सिलॉन था, कार्बोनॉक्सिलॉन सोडियम क्या करता है हमारे पास म्यूकस सिक्रीट करवा देता है, राइट। अब ये जो सक्रेलफेट है, सक्रेलफेट हमारे पास क्या करता है, ये खुद ही एक ऐसी स्टिकी जेल है जो कि क्या करती है हमारे पास एज अ एसिड रेजिस्टेंट बैरियर वर्क करती है बिटवीन द एसिड एंड द स्टमक लाइनिंग। और हमारे पास जो पेप्सिन का एक्शन है और जब बाइल का एक्शन है, उस सारे एक्शन को हमारे पास प्रिवेंट करती है और हमारे पास जो हमारी म्यूकोजल हमारे पास जो स्टमक लाइनिंग है उसके जो प्रोटीन्स हैं उसकी हाइड्रोलिसिस भी प्रिवेंट करती है। अब उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है बिस्मथ सॉल्ट्स, कोलॉइडल बिस्मथ सॉल्ट्स। अब कोलॉइडल बिस्मथ सॉल्ट्स क्या होता है हमारे पास, ट्राइपोटेशियम डाइसिट्रोबिस्मेट हमारे पास यूज होता है। ये क्या करता है, जो ड्यूडोनल अल्सर्स होते हैं, जो ड्यूडेनम के ऊपर अल्सर्स हुए होते हैं, उनकी हीलिंग को इंक्रीज करता है। बिल्कुल इसका जो एक्शन है वो सक्रेलफेट की तरह है, लेकिन और उसके अलावा हमारे पास जो एच पाइलोरी एजेंट हमने पढ़ा था कि जो अल्सर्स हैं उसको कॉज करने के लिए हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम बोलते हैं एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी के लिए भी हमारे पास जो ये बिस्मथ सॉल्ट्स हैं वो टॉक्सिक होते हैं, तो ये प्रोटेक्ट भी करते हैं और हमारे पास जो कॉज है उसको भी किल करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं दैट आर एंटी एच पाइलोरिक ड्रग्स। अब एंटी एच पाइलोरिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास जनरली एंटीबायोटिक्स आते हैं। तो हमारे पास एच पाइलोरी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, हमारे पास जो हमारी स्टमक की लाइनिंग होती है उसके ऊपर जाके हमारे पास अटैच हो जाता है, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज फॉर्म करने लग जाता है और जनरली इसका जो एक्शन होता है एसिडिक होता है नेचर में। और इसका जो हमारे पास एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसको जो फूड मिलता है वो हमारी स्टमक लाइनिंग की वजह से मिलता है, और जब ये हमारे पास तो अल्टीमेटली जो इन्फेक्शन होता है ये हमारे पास पेप्टिक अल्सर्स कॉज करने लग जाता है स्टमक की लाइनिंग के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल और अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल। अभी ये जो सारी ड्रग्स है हमारे पास जनरली क्लेरिथ्रोमाइसिन भी यूज हो सकती है। तो ये जो सारी ड्रग्स है हमारे पास ये कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकती है या फिर अकेले भी हम एजेंट्स दे सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर हम देते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास डेवलप नहीं होती। अब लास्टली हमारे पास जो एंटी अल्सर ड्रग्स के अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट आता है दैट इज सेडेटिव्स एंड डाइट कंट्रोल, जो कि आता है हमारे पास मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर। तो पेप्टिक अल्सर के अंदर अपार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल हमारे पास जो कंडीशंस हैं, हमारे पास की किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो रहा है ड्यू टू सम रीजंस या फिर ड्रग इंड्यूस पेप्टिक अल्सर्स हैं, लेकिन पेप्टिक अल्सर्स के ऊपर हमारे पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। तो अगर किसी जो हमारे पास अगर पेशेंट है तो स्ट्रेस की वजह से या फिर ड्यू टू सम अदर नर्वसनेस की वजह से भी हमारे पास बहुत बार ऐसे देखा गया है कि हमारे पास स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास वन ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है, सेडेटिव्स।
तो हमारे पास जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं या फिर बार्बिटूरेट्स हैं, तो दैट कैन बी गिवन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रिवेलेंसेस ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है डाइट कंट्रोल। तो हमारे पास इट इज नॉट येट साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि डाइट की वजह से हमारे पास पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, लेकिन जो पेप्टिक अल्सर जिस किसी पेशेंट को हो जाए, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो डाइट कंट्रोल है दैट वो हमारे पास सजेस्टेड है। जो ज़्यादा स्पाइसी फूड है वो हमारे पास, या फिर जो कॉफ़ी है, या फिर जो हमारे पास फ्राइड फूड है, जो ऐसे फूड्स हैं जो हमारे पास इंड्यूस करते हैं HCl की सिक्रीशन या फिर एंजाइम्स की सिक्रीशन को, उन फूड्स को हमें प्रिवेंट करना चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास जो जैसे अल्कोहल है या फिर स्मोकिंग है या फिर हमारे पास जो सैलिसिलेट्स हैं या फिर जो हमारे पास एसिडिक ड्रग्स हैं या फिर जो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, तो ये जो सारे ड्रग्स हैं ये भी पेप्टिक अल्सर में अवॉइड की जाती हैं। और उसके अलावा हमारे पास मिल्क अवॉइड किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो हम कैसे करते हैं मैनेजमेंट पेप्टिक अल्सर की? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसिड का कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटासिड्स, H2 एंटागोनिस्ट, जो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, या फिर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या मैनेजमेंट का हमारे पास एम हो सकता है कि हम इरेडिकेशन कर दें H. पायलोरी की। तो जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल करवा दें, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास डाइट कंट्रोल और विड्रॉल ऑफ सब्सटेंसेस जो हमारे पास कॉज कर रही हैं पेप्टिक अल्सर। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एडजुवेंट थेरेपी चलती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास एंजाइटी, टेंशन या स्ट्रेस की वजह से अगर पेप्टिक अल्सर्स हो रहे हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास ट्रीटमेंट की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी अल्सर ड्रग्स या फिर ट्रीटमेंट ऑफ या मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी के अंदर ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो सबसे पहले अभी हमें क्या पता होना चाहिए कि डायरिया होता क्या है। तो डायरिया क्या होता है हमारे पास, जब किसी पेशेंट के अंदर एक्सेसिव लिक्विड स्टूल्स दैट इज मोर देन 3 times a day विद और विदाउट म्यूकस और ब्लड हमारे पास अगर हो, इफ अ पर्सन passes frequent liquid stools more than 3 times a day with or without the presence of mucus or blood is called diarrhea। तो डायरिया जो है वो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो ये बताने के लिए हमारे पास कि कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, हमारी बॉडी क्या करती है, कोई जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको रिमूव करवाने के लिए हमारे पास डायरिया की स्टेट में चली जाती है या फिर हमें डायरिया हो जाता है। तो डायरिया में अब क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सेसिव पासिंग हो रही है फ्लूइड्स की इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो वो क्या हेल्प करता है हमें, इट हेल्प्स इन द इरेडिकेशन ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो नाउ डायरिया जो है वो हमारे पास किसी भी कोई मैकेनिकल या फिर कोई केमिकल रीजंस की वजह से या फिर हमारे पास किसी इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। और डायरिया जो है, डायरिया के अंदर हमारे पास मेजर दिक्कत क्या आती है या फिर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास देयर इज लॉस ऑफ वाटर, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमारे पास सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस का लॉस हो जाता है। और जब हमारे पास अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग भी होती है तो हमारे पास लॉस हो जाता है क्लोराइड आयंस का। और हमारे पास डायरिया की जो ट्रीटमेंट है उसका मेन एम क्या है कि जो हमारे पास इरिटेंट या इन्फेक्शन कॉजिंग हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका हम रिमूवल करवा दें। और उसके अलावा हमारे पास जो भी हमारे पास लॉस हुआ है फ्लूइड का या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो उसको हम वापस से रिप्लेनिश कर दें। सो इसीलिए हमारे पास जो ORS आता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है, दैट इज गिवन इन द पेशेंट्स जिनको हमारे पास डायरिया हो जाता है। अब डायरिया जो है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कॉज क्या कर रहा है डायरिया, तो डायरिया जो है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। अब एक्यूट डायरिया के अंदर हमारे पास एक्यूट डायरिया किसकी वजह से होता है, एक्यूट डायरिया जनरली अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन या फिर किसी ड्रग्स की वजह से। और जो क्रॉनिक डायरिया है वो हमारे पास
जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, या फिर हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेज होती हैं, या फिर हमारे पास कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, क्रॉनिक डायरिया हो जाता है। एक्यूट डायरिया अकर्स ड्यू टू सम इन्फेक्शन और ड्रग इंड्यूस्ड, एंड जो क्रॉनिक डायरिया है, क्रॉनिक डायरिया हो जाता है हमारे पास ड्यू टू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। सो इसके अलावा हमारे पास जो डायरिया है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। या तो हमारे पास जो डायरिया है वो इन्फेक्टिव डायरिया होगा। अब इन्फेक्टिव डायरिया का क्या मतलब है कि हमारे पास किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है। तो जो ये इन्फेक्शन है, अब इट कैन बी ड्यू टू बैक्टीरिया। अब हमारे पास जो सिजेला है, या फिर इकोलाई है, या फिर विब्रियो क्लोराई है, या फिर कंपाइलोबैक्टर है, उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास प्रोटोजोआ की वजह से भी डायरिया हो सकता है, जैसे हमारे पास एंडेमीबा हिस्टोलिटिका है, जियार्डियासिस है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास वायरसेस की वजह से, जो हमारे पास रोटो वायरस है या एंटेरिक वायरस है, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो हमारे पास अब डायरिया जो है कब होता है, ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जब हम कोई फूड, जो कोई इन्फेक्टिव फूड है या फिर हमारे पास नॉन हाइजीनिक या अनहाइजीनिक फूड अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास डायरिया हो जाता है। और जो ट्रेवलर्स डायरिया है वो हमारे पास मेनली इकोलाई, शिजेला, सैल्मोनेला और वायरस की वजह से होता है। जो इन्फेक्टिव डायरियाज होते हैं इनको हम ट्रीट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, एंड आफ्टर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इट इज जनरली सजेस्टेड कि हमारे पास ORS की ट्रीटमेंट दी जाए। तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम कोट्रिमोक्साजोल यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन है, एरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं, एंडेमिक बिग ड्रग्स यूज कर सकते हैं। और जो हमारे पास सैल्मोनेला या फिर रोटोवायरस की वजह से अगर किसी के पेशेंट के अंदर डायरिया हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं है, लेकिन वो जो हमारे पास रोटोवायरस की वजह से या फिर सैल्मोनेला की वजह से अगर डायरिया हो रहा है, तो दैट इज सेल्फ ट्रीटेबल। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नॉन स्पेसिफिक डायरिया। अब नॉन स्पेसिफिक डायरिया क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक डायरिया के अंदर हमारे पास इट कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ अब नॉन स्पेसिफिक डायरिया जो होता है किसी इरिटेंट फूड की वजह से या फिर ड्रग्स की वजह से या फिर इंसेक्टिसाइड्स की वजह से या फिर कुछ और कॉजेस की वजह से हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डायरिया हो जाता है। और नॉन स्पेसिफिक डायरिया में हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, वी यूज द ड्रग्स which reduce the motility। अपार्ट फ्रॉम दैट हम GIT प्रोटेक्टर्स या एब्जॉर्बेंट्स यूज करते हैं, और लास्टली हम ORS सॉल्यूशंस जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट ड्रग्स है, ड्रग्स रिड्यूसिंग द मोटिलिटी, जिसके अंदर हमारे पास एजेंट्स आते हैं कोडीन, डायफेनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड। तो कैसे एक्ट करती है हमारे पास ये जो एजेंट्स हैं, तो जो ड्रग्स हमारे पास मोटिलिटी रिड्यूस कर देती हैं वो हमारे पास कैसे हेल्प करती हैं ट्रीटमेंट के अंदर, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी यानी कि हमारे पास जो मूवमेंट है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो हेल्प करती है फूड को पास करने का फ्रॉम एसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे पास जब ये हमारे पास मोटिलिटी रेट जो है जब डिक्रीज हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि फूड जो है वो ज्यादा टाइम तक हमारे पास स्टमक के अंदर रहेगा, ज्यादा टाइम तक हमारे पास हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर रहेगा, और ज्यादा टाइम तक हमारे पास एसोफेगस में रहेगा। तो जैसे ही हमारे पास टाइम इंक्रीज होता है, तब क्या हो जाता है, हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमारी बॉडी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से या स्टमक से वाटर जो है या फिर हमारे पास जो न्यूट्रिटिव आयंस है उसको हमारे पास क्या कर लेगी, वापस एब्जॉर्ब कर लेगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पासेज है उसके अंदर डिले हो जाएगा, और हमारे पास जो डायरिया है वो ट्रीट हो पाएगा। अब उसके अलावा हमारे पास जो ये प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो ये एजेंट्स है वो कैसे वर्क करता है, अगर सबसे पहले कोडीन की बात करें तो कोडीन फॉस्फेट यूज किया जाता है हमारे पास 30 to 60 mg की डोज में पर डे इन टैबलेट और सिरप, और हमारे पास जो कोडीन है इट इज वेरी इफेक्टिव। और हमारे पास अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास इंटेस्टाइनल कॉलिक की वजह से हमारे पास अगर डायरिया हुआ है, तो उसके अंदर हमारे
पास कोडीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो डायफेनॉक्सिलेट है वो हमारे पास 2.5 mg की टैबलेट यूज की जाती है। और लोपेरामाइड जो है ये हमारे पास एक ओपियोइड एनालॉग है। इसके अंदर हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी होती है, और ये जो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है ये हमारे पास प्रॉम्प्ट होती है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इन जो जीआईटी के अंदर सिक्रीशन है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और जो मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास प्रोफेंथीन ब्रोमाइड भी यूज किया जाता है। प्रोफेंथीन ब्रोमाइड जो है ये भी हमारे पास इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज कर देती है। जो डायरिया की वजह से हमारे पास एब्डोमिनल पेन होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास यूजफुल होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जीआईटी प्रोटेक्टिव्स एंड एब्जॉर्बेंट्स। जीआईटी प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स के अंदर हमारे पास लाइट्योलिन, पेक्टिन, बिस्मुथ सॉल्ट्स या फिर इससे वो यूज होता है। तो ये क्या करता है हमारे पास जो कंसिस्टेंसी है फ्लूइड की उसको इंक्रीज कर देते हैं। जो लाइट्योलिन है वो हमारे पास जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको एब्जॉर्ब करके हमारे पास क्या करेगा, जो टॉक्सिन्स है या फिर जो बैक्टीरिया है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको हमारे बॉडी में से रिमूव करवा देगा। सो बेसिकली जो जीआईटी प्रोटेक्टेंट्स एंड एब्जॉर्बेंट्स हैं वो हमारे पास टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर, हमारे पास टॉक्सिन्स जो है उनको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में से रिमूव करवा देते हैं। अब जो पेक्टिन है, पेक्टिन हमारे पास एक प्योरिफाइड कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन के ऊपर एक कोटिंग बना लेता है, और जिसकी वजह से हमारे पास कोटिंग बनाने की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और बॉडी के अंदर हमारे पास ज्यादा टाइम के लिए स्टे करता है फूड। अब लास्टली हमारे पास जो ट्रीटमेंट होती है इन द केस ऑफ डायरिया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास WHO के थ्रू हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे पास NaCl कितना होना चाहिए, या फिर हमारे पास जो डिफरेंट KCl कितना होना चाहिए, डिफरेंट जो सॉल्ट्स हैं उनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एंड इट हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग द लॉस्ट फ्लूइड्स ड्यू टू द डायरिया और ड्यू टू सम इन्फेक्शन। सो ये था हमारे पास डायरिया की ट्रीटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।